ओम शांति। आज के सेशन में हम सृष्टि चक्र के विषय में जानेंगे। सृष्टि चक्र क्या है, वर्ल्ड ड्रामा व्हील क्या है, या जो समय का पहिया है ये कैसे घूम रहा है, और इस काल चक्र के घूमते घूमते कितनी तरह के सीजन्स इस सृष्टि पर आते हैं, कितनी तरह के पहर इस सीज़न पर आते हैं, वो हम आज जानेंगे। जैसे एक साल के अंदर बहुत सारे सीज़न्स आते हैं, कभी सर्दी गर्मी ऐसे आते हैं, और हम हर एक सीज़न को फील करते हैं, महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। उसी तरह से ये जो समय का चक्र है इसके अंदर भी अलग अलग सीज़न्स आए और अलग अलग सीज़न्स आएंगे। आज हम उन्हीं के बारे में जानेंगे। और इस सृष्टि चक्र को चक्र शब्द क्यों दिया गया, चक्र नाम क्यों दिया गया, इसको वर्ल्ड ड्रामा व्हील शब्द क्यों दिया गया, उसके ऊपर भी आज हम चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है उसमें हमें काफ़ी चीज़ों को लेके क्लैरिटी मिलेगी कि अभी प्रेजेंट समय कौन सा चल रहा है, हम समय का जो चक्र घूम रहा है, हम उस चक्र में कहाँ पे कौन से स्थान पर खड़े हैं, आने वाला समय कौन सा है, और उस समय के लिए मुझे क्या तैयारी करनी है। ये सारी चीज़ों को हम जानेंगे गहराई से, डिटेल से। तो इसको हम शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी इस चित्र को देख पा रहे होंगे जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, जिसमें लिखा है सृष्टि चक्र वर्ल्ड ड्रामा व्हील। तो यहाँ पे समय को एक चक्र के रूप में दिखाया गया है कि टाइम जो है वो साइक्लिक है इन नेचर। द टाइम इज़ साइक्लिक इन नेचर। कि एक चक्र, जैसे एक हम सर्कल देखते हैं, है ना, दो चीज़ें हैं। एक है सिंपल एक लाइन, जैसे हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं मैथ्स में, जैसे हम लाइन ड्रॉ करते थे तो उसमें एक सिंपल लाइन जिसमें एक पॉइंट ए होता था और दूसरा पॉइंट बी होता था। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हमने मानिए 10 सेंटीमीटर की लंबी लाइन खींची तो उसको हम बोलते थे दिस इज़ अ लीनियर लाइन, कि ये ए पॉइंट से शुरू होकर बी तक ख़त्म हो रही है। यहाँ पे हमें पता है कि ए से कोई चलेगा तो बी पे पहुँच जाएगा, बी तक पहुँचेगा और वहाँ पे लाइन की फिनिशिंग है, यहाँ पे ख़त्म है। लेकिन टाइम जो है इस ज्ञान के हिसाब से, जो हम अभी ज्ञान को पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं इसको, इस ज्ञान के हिसाब से, इस ज्ञान के अकॉर्डिंग जो समय है दैट इज़ नॉट लीनियर। ऐसा नहीं है कि वो ए से शुरू होके बी पे ख़त्म हो जाएगा, मतलब एंड नहीं है। वो सर्कुलर है, वो साइक्लिक इन नेचर है। टाइम इज़ साइक्लिक इन नेचर, मतलब जैसे एक सर्कल होता है तो अगर आप सर्कल पे कहीं पे भी 2 पॉइंट्स बना दें, एक सर्कल बना दें, जैसे यहाँ पे भी सर्कल दिख रहा है, तो अगर आप वहाँ पे एक जगह पे ए लिख दें, एक जगह पे बी लिख दें, कहीं पे भी, तो वहाँ पे हमें ये नहीं लग रहा कि एक लाइन यानी एक पॉइंट ए से शुरू होकर बी पे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बी के बाद वो फिर कहीं ना कहीं ए से जोड़ रहा है। वो फिर कहीं ना कहीं ए पे पहुंचने के बाद जब आप उसी लाइन पे चलते जाएंगे तो वो फिर बी पे पहुंच जाएगा। बी से अगेन चलेंगे सर्कल में तो वो फिर से आप ए पे पहुंच जाएंगे। सो टाइम जो है इस साइक्लिक इन नेचर अकॉर्डिंग टू दिस नॉलेज, जो हम नॉलेज आज डिस्कस कर रहे हैं। और इसको ऐसे समझा जा सकता है, जैसे आप देखिए कि जैसे हमारे पास एक दिन का साइकिल होता है, एक दिन का चक्र होता है। कैसे सुबह 3-4 बजते हैं, उसको हम अमृत वेला कहते हैं, शास्त्रों में उसको अमृत वेला कहा जाता है। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता जाता है 8-9 बजते हैं, उसको भी हम सुबह ही कहते हैं, लेकिन वो उसको अमृत वेला नहीं कहेंगे, उसको शुद्ध वातावरण उस लेवल से नहीं कहेंगे। अगर हम कंपेयर करें अमृत वेला को और 8-9 बजे वाले समय को, तो वो थोड़ा सा लेट गिना जाता है। उसके बाद यानी मॉर्निंग हुई, अमृत वेला हुई, मॉर्निंग हुई, उसके बाद नून हुआ, मना आफ्टरनून हुआ, उसके बाद दोपहर हो गई, उसके बाद इवनिंग शाम हो गई, उसके बाद नाइट रात हो गई। अब ऐसा नहीं है कि रात हो गई तो मतलब ख़त्म हो गया सब कुछ, अब आगे दिन नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो रहा। सुबह, दोपहर, शाम, रात, अब ये नहीं कि यहाँ पे जो समय है वो रुक जाएगा रात के बाद, नहीं।
लेकिन उसके बाद फिर से सुबह आएगी, फिर से दोपहर आएगी, फिर से शाम आएगी, फिर से रात आएगी और फिर दोबारा फिर से सुबह आएगी। तो अब ये दिन रात, फिर दिन फिर रात, फिर दिन फिर रात, ये कब से चल रहा है हमें नहीं पता, लेकिन ये चल रहा है। ये दिन रात कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। समय का ये चक्र, डे का ये साइकिल कब से चल रहा है हम नहीं जानते। अगर हमें इसके बारे में कोई पूछे कि ये किस दिन से शुरू हुआ था, आप बताइए, तो हम कहेंगे हमें नहीं पता, ये अनादि है। अनादि मीन्स कि वी डोंट नो कि इसका आदि कहाँ है, इसकी स्टार्टिंग कहाँ हुई, इसका अंत कहाँ है, हमें नहीं पता ये कब तक चलेगा। लेकिन हम कहेंगे ये तो थे ही ना दिन रात। अगर हमें कोई पूछे कब फर्स्ट डे कब था, जब सुबह हुई, फिर ऐसे ऐसे चला चक्र, तो हम कहेंगे हमें नहीं पता इसके बारे में, ये तो पहले से ही था। उसी तरह से अगर हम देखें तो ईयर का साइकिल है ना, जो वर्ष होता है एक, उसका साइकिल, ये थोड़ा सा और बड़ा साइकिल है। और इसके अंदर क्या होता है, जैसे आप मानिए कि अभी समर सीज़न चल रहा है, तो समर सीज़न के बाद पूरे एक वर्ष का साइकिल, वो वर्ष का साइकिल तो दिन के साइकिल से बड़ा होगा। तो अभी अगर गर्मियाँ चल रही हैं तो उसके बाद धीरे धीरे पतझड़ आता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे विंटर्स आती हैं यानी सर्दियाँ आती हैं, फिर धीरे धीरे बसंत आता है, स्प्रिंग सीज़न, वसंत आता है। फिर दोबारा से क्या बसंत पे रुक जाता है काम? नहीं, बसंत पे समय रुक जाता है? नो। उसके बाद फिर से क्या आता है, उसके बाद दोबारा फिर से गर्मियाँ आ जाती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, पतझड़ आ जाती है, सर्दी आ जाती है, फिर दोबारा से स्प्रिंग सीज़न आ जाता है, बसंत ऋतु आ जाती है, एंड देन अगेन समर सीज़न जो है वो दोबारा से आ जाता है। अगर इसके ऊपर बात की जाए कि ये कब से शुरू हुआ था, तो हम कहेंगे हमें नहीं पता। अच्छा, ये कब ख़त्म होगा? नहीं पता कब ख़त्म होगा, लेकिन हम कहेंगे ये तो सीज़न्स है ना, ये तो चले आ रहे हैं, कब से चले आ रहे हैं। तो ये साइकिल कब ख़त्म होगा हम इसका आंसर नहीं दे सकते, ना इसका आंसर दे सकते हैं कि व्हेन इट स्टार्टेड, कब ये शुरू हुआ था। उसी तरह से जैसे कहीं वाटर का भी साइकिल है, जैसे आइस है, फिर उसके वाटर वेपर्स बनते हैं, फिर वो लिक्विड स्टेट में चला जाता है ना, तो मतलब फिर धीरे धीरे उसको आप दोबारा फिर से आइस बना लो, फिर वाटर वेपर, फिर लिक्विड स्टेट। तो इसमें भी ये भी नेवर एंडिंग प्रोसेस है। उसी तरह से कई बार हम कहते हैं कि पहले अंडा आया या मुर्गी आई, कौन आया पहले, तो उसका भी पता नहीं कि अंडा आया या मुर्गी आई, अंडा आया या मुर्गी आई, ये कब शुरू हुआ, ये कब ख़त्म होगा, हमें नहीं पता, हम इसके बारे में नहीं बता सकते। उसी तरह से जो बरसात होती है, पानी पहले इकट्ठा हो जाता है ना, उसके बाद इवेपोरेट होता है, इवेपोरेशन होती है, वो जो है वो भाप बन के ऊपर जाता है, फिर उसके बाद ऊपर जा कर के वो पूरा पानी इकट्ठा होता है, फिर धीरे धीरे जब वो उसमें डस्ट पार्टिकल और वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो वो भारी होने के कारण फिर बरसात होती है, फिर दोबारा वो नीचे आता है, फिर वो बरसात होने के बाद पानी इकट्ठा होता है, फिर भाप बनता है, फिर ऊपर जाता है, फिर बारिश होती है, फिर वो प्रोसेस अगेन एंड ओवर अगेन वो प्रोसेस रिपीट होता है। लेकिन ये कब से शुरू हुआ, कौन सा दिन था ऐसा जब पहली बार ये शुरू हुआ, हमें नहीं पता। ये कब ख़त्म होगा, हमें नहीं पता। ये प्रोसेसेस जो हमने डिस्कस की हैं अभी तक, कि सबसे छोटी प्रोसेस, जैसे छोटे से हमने शुरू किया कि जैसे दिन का साइकिल है, ये कब से शुरू हुआ, कब ख़त्म होगा, हमें नहीं पता। ईयर का साइकिल, बड़ा साइकिल है, कब शुरू हुआ, कब ख़त्म होगा, वी डोंट नो। वाटर साइकिल है, या जो हमने रेन का भी देखा वो, या हमने मुर्गी और अंडे का एग्जाम्पल लिया वो, हमें नहीं पता कि ये कब शुरू हुआ और ये कब ख़त्म होगा। लेकिन ये एक तरह का चक्र है। जब हमने इन साइकिल्स को देखा तो हमारे दिमाग में हमें ये हमेशा नेचुरल लगे। हमारे दिमाग ने कभी ये प्रश्न नहीं पूछा कि अच्छा ऐसा क्यों होता होगा, या हमने विज्ञान पे भी, साइंस पे भी इसको लेके कोई प्रश्न नहीं उठाए। इसके ऊपर हमने कभी प्रश्न नहीं किया, क्योंकि वी एक्सेप्टेड लाइक इट्स वेरी नेचुरल। हमें लगा कि ये चीज़ें बहुत नेचुरल हैं, इनमें प्रश्न बनता ही नहीं है। लेकिन जैसे ये छोटे छोटे तरह के साइकिल्स हैं, उसी तरह से एक बहुत बड़ा साइकिल इस सृष्टि के ऊपर चलता है। जैसे एक साल में स्प्रिंग सीज़न, समर, ऑटम और विंटर आ रहा है, माना बसंत, गर्मियाँ, पतझड़ और सर्दियाँ, ये साइकिल बनाए, जैसे ये चल रहा है इस सृष्टि पर, उसी रीति से, उसी तरीके से इस सृष्टि पर समय का एक बड़े लेवल का चक्र चल रहा है, और जिसके अंदर भी सीज़न्स हैं, और वो सीज़न्स कौन कौन से हैं वो आपको इस चित्र में दिख रहे होंगे।
एक गोलाई की शेप में बताया हुआ है, और गोलाई की शेप में जैसे जो है वो काल चक्र, जैसे माना समय का चक्र, ड्रामा व्हील ये दिखाया हुआ है, जिसकी एज कितनी है 5000 ईयर्स। हर 5000 साल में ये चक्र रिपीट होता है, हर 5000 साल के बाद ये चक्र रिपीट होता है। जैसे हम कह रहे हैं कि एक साल के बाद ये सारा स्प्रिंग समर ऑटम रिपीट होगा, उसी तरह से ये 5000 साल का चक्र है, जो 5000 साल के बाद ये फिर से दोबारा सारे के सारे सीजन्स रिपीट होते हैं। जैसे एक साल के बाद सारे सीज़न रिपीट होते हैं, उसी तरह से 5000 वर्ष के बाद सृष्टि के ऊपर ये वाले सारे सीजन्स, ये वाला सारा समय का चक्र रिपीट होता है। ये बड़े लेवल का जो है वो चक्र है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कौन कौन से सीजन्स हैं। तो हमें यहाँ पे दिख रहा होगा, आप देखिए, पहले सतयुग दिखाया हुआ है। अगर हम टॉप राइट कॉर्नर में उस चक्र के अंदर देखें तो सतयुग दिखाया गया है, जिसको गोल्डन एज कहा गया। फिर त्रेता युग है, फिर द्वापर युग है, फिर कलयुग है, और फिर कलयुग और सतयुग के बीच में एक घड़ी जैसा साइन बना हुआ है, घड़ी की सुइयों के जैसा, और उसके अंदर लिखा हुआ है संगम युग, 5th एज। ये हमने पहले जो हमने सीढ़ी वाला चित्र किया था, अगर हमें याद हो तो उसमें हमने संगम युग इंट्रोड्यूस नहीं किया था अभी, लेकिन यहाँ पे ये संगम युग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। उसका एक रीज़न है, वो हम बाद में देखेंगे। तो ये जो है 5 पहर, ये सारे रिपीट हो रहे हैं सृष्टि के ऊपर, इस काल चक्र में। तो आप इसमें एक और चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, इसमें एक स्वास्तिक जैसा चित्र बना हुआ है। स्वास्तिक जैसा, जैसे कोई भी शुभ कार्य होता है तो हम अपने घरों में स्वास्तिक बनाया करते थे। तो वो स्वास्तिक का क्या आध्यात्मिक रहस्य है, आज हम इस चैप्टर के द्वारा जानेंगे। स्वास्तिक के अंदर ये चारों पांचों चीज़ें या पांचों पहर मेंशन किए हुए हैं। स्वास्तिक के 2 मतलब हैं। तो पहला मतलब ये है स्वास्तिक, जो परमात्मा ने हमें ये ज्ञान दिया उसके अनुसार स्वास्तिक का पहला मतलब है स्वास्तिक, कि स्व की स्थिति को जो दिखाए वो स्वास्तिक है। स्व कौन? मैं शरीर नहीं, लेकिन मैं आत्मा और मुझ आत्मा की स्थिति इन 5 युगों के अंदर, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग एंड संगम युग, इन 5 युगों के अंदर मुझ आत्मा की, मैं जो स्व हूँ, स्व कौन? ओरिजिनली हु एम आई एम द सोल, जिसने अलग अलग जन्म, अलग अलग शरीर लिए इन 5 युगों के दौरान। तो मुझ आत्मा की अलग अलग स्थितियों को इन 5 युगों में दर्शाया गया है, इसलिए यहाँ स्वास्तिक ड्रॉ की गई है, सिंबॉलिक। दूसरा, स्वास्तिक माना सुअस्थि। ये सुअस्थि शब्द से भी इसको हम जोड़ सकते हैं। सुअस्थि माना कि जो भी इस ड्रामा के अंदर हो रहा है वो शुभ है। एवरीथिंग, whatever is happening in this drama is happening for only a good reason। जो कुछ भी हो रहा है इस ड्रामा के अंदर एक अच्छे रीज़न के लिए हो रहा है, एक अच्छे कारण के लिए हो रहा है। जैसे हम ये कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो जो कुछ भी हो रहा है इस ड्रामा के अंदर, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम युग, तो देखने में जब प्रेजेंटली हम देखते हैं तो हमें लगता है ये चीज़ शायद सही नहीं हुई, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारा कार्मिक अकाउंट भी साथ साथ में सेटल हो रहा है। तो इसलिए ये दिखाता है, ये ड्रामा व्हील दिखाता है कि जो भी हो रहा है इस ड्रामा के अंदर वो सब कुछ कल्याणकारी है, वो सब कुछ अच्छा है। तो सुअस्थि, इसीलिए भी स्वास्तिक को यहाँ पर दिखाया गया है। अब आप देखें, जो स्वास्तिक है उसको अगर हम 2 भागों में देखें, जैसे एक भाग को अगर इस सर्कल को आधा कर दिया जाए, इस चक्र को जिसके अंदर सतयुग कलयुग लिखा हुआ है, इसको अगर आधा कर दिया जाए वर्टिकल वे में लंबाई के तौर पे अगर आधा कर दिया जाए, तो इसमें आप देखेंगे कि सतयुग और त्रेता ये आधा हिस्सा एक तरफ हो गया, और कलयुग और द्वापर युग ये आधा हिस्सा दूसरी तरफ हो गया। तो बेसिकली आधा कल्प, ये पूरे को, जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम, अगर ये पूरा चक्र हम लें तो इसको बोला जाता है एक कल्प। मतलब एक चक्र पूरा हो गया, एक कल्प बोला जाता है इसको। और अगर हम इसको आधा कर दें, सतयुग, त्रेता एक में आ गए, द्वापर, कलयुग दूसरे में आ गए, तो हम इनको बोलेंगे आधा कल्प सतयुग त्रेता हो गया और आधा कल्प
द्वापर और कलयुग हो गया। माना समय का आधा हिस्सा सतयुग त्रेता और समय का दूसरा आधा हिस्सा द्वापर कलयुग। तो जो आधा हिस्सा फर्स्ट हाफ हम देख रहे हैं सतयुग और त्रेता युग, जो आधा कल्प है, इसके अंदर हमने देखा और हमने सीढ़ी के चित्र में भी जाना कि सब कुछ अच्छा था। सतयुग और त्रेता के अंदर दुख की एंट्री नहीं थी, बॉडी कॉन्शियसनेस यहाँ पर नहीं थी। मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ, ये सोल कॉन्शियसनेस की स्थिति में यहाँ पर आत्माएं रहती थी। तो यहाँ पर इसको हम कहेंगे सुख का राज्य, है ना। लेकिन ये नहीं है कि जैसे सोल कॉन्शियसनेस की स्मृति तो है लेकिन उतना डिटेल में ज्ञान नहीं है। जैसे आज हम ये बोलते हैं कि मैं ये शरीर हूँ, लेकिन इस शरीर में क्या क्या है वो डॉक्टर बड़े अच्छे से जान सकता है। उसने डिटेल नॉलेज है, उसने डिटेल स्टडी की है। हमें सिर्फ ये पता है कि मैं शरीर हूँ, हम ऐसा बोलते हैं। तो उसी तरह से सतयुग में जो और त्रेता में जो आत्माएं होंगी उनको इतना डिटेल में नहीं आइडिया है कि हाँ आत्मा में मन, बुद्धि, संस्कार या थॉट्स कैसे क्रिएट होते हैं, या थॉट्स कैसे बनते हैं, आदतें कैसे बनती हैं, संस्कार कैसे बनते हैं, या कार्मिक फिलॉसफी वॉटएवर। उनको इतनी गहराई में आत्मा की नॉलेज नहीं है, लेकिन उनको ग्रॉसनेस में पता है कि मैं आत्मा हूँ। वो इस स्थिति में स्थिति है कि मैं अलग हूँ और ये शरीर मेरा अलग है। इसीलिए इसको सोल कॉन्शियसनेस स्थिति कहा गया और इसीलिए यहाँ पर सुख का राज्य है, सुख है, समृद्धि है, एक धर्म है, एक राज्य है। और सतयुग और त्रेता का गायन क्या है वो हमने पिछले सेशन में कर लिया था, सीढ़ी के चित्र में हमने किया था, जिसमें हमने सीढ़ी के चित्र के 2 पार्ट्स में काफ़ी गहराई से इन चीज़ों को डिटेल में जाना था। तो ये जो फर्स्ट हाफ है ये सतयुग और त्रेता, यहाँ पर हम आत्माओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। इसीलिए आप देखें जो स्वास्तिक का चित्र है उसमें फर्स्ट हाफ में जो लाइन दिखाई गई है वो बड़ी स्टेबिलिटी को शो करती है। माना सुख का साम्राज्य था, शांति थी, इसलिए ये लाइन एक स्टेबिलिटी को दिखा रही है कि सुख जो है वो अपने पीक पे है। लेकिन जैसे ही आप त्रेता युग की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये हम देख रहे हैं कि ये जो लाइन है वो नीचे की तरफ आ गई स्वास्तिक की, विच मीन्स कि जो सुख का साम्राज्य है, जो सुख शांति की स्थिति है, उसमें 19-21 का फ़र्क आ गया है। वो लाइन थोड़ा सा नीचे आ गई है क्योंकि ये पहर, ये आधा कल्प सुख का है, तो ये सुख को दिखा रहा है। तो सुख पहले बहुत स्टेबिलिटी में है, सुख और शांति बहुत अच्छी मात्रा में सतयुग में है, लेकिन उसके बाद ये जो लाइन नीचे को आ रही है इससे ये दिखाई दे रहा है कि जो सुख की या शांति की या वहाँ पर कंटेंटमेंट की, संतुष्टता की जो भी भासना है उसके अंदर हल्की सी कमी आई है। लेकिन ये नहीं कहेंगे कि असंतुष्टता आ गई है या दुख आ गया है, नहीं। 19-21 ये कुछ ऐसा है जैसा हम अभी बात कर रहे थे कि अमृत वेला 4 बजे का समय परमात्मा को, या 5 बजे जब हम परमात्मा को याद करते हैं, मंदिर गुरुद्वारों में उसकी पूजा होती है, तो उस समय को बड़ा सतो प्रधान माना जाता है। लेकिन 8-9 बजे का समय या 7-8 बजे का समय इज़ ऑल्सो वेरी गुड, तो उसको ये नहीं हम बोलेंगे कि वो अच्छा समय नहीं है। तो ये आप समझें कि 7-8 बजे का समय है जो त्रेता युग की हम बात कर रहे हैं, लेकिन दुख की एंट्री यहाँ नहीं हुई है। तो सतयुग और त्रेता हर एक युग जो है वो 1250 ईयर्स का है। उसके बाद ये दोनों युग जो हैं ये ख़त्म होते हैं और उसके बाद जो दुख का पोर्शन है, जो दुख वाला आधा कल्प है, वो शुरू हो जाता है। अब हम आगे द्वापर युग में। द्वापर युग माना कि अब हमारी जो मेंटल स्थिति है उसके अंदर डुअलिटी आ गई। अब हमारे मन की स्थिति में डुअलिटी है। अब यहाँ पर इच्छाएं जागृत हो गई क्योंकि यहाँ पर हम बॉडी कॉन्शियसनेस में हैं। यहाँ तक यानी जैसे हमने जो धर्मों वाले चित्र किए हैं तो उसमें भी हमने ये देखा कि जैसे महात्मा बुद्ध द्वारा एक स्टेटमेंट आती है कि जो सफ़रिंग है उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? इच्छाएं। जो हमारा दुख है, तकलीफ़ है, उसका सबसे बड़ा रीज़न है जो हम चाहिए डिज़ायर्स हम करते हैं। तो सतयुग और त्रेता के अंदर डिज़ायर्स नहीं थी। क्यों डिज़ायर्स नहीं थी? क्योंकि आत्मा ऑलरेडी भरपूर थी, और क्योंकि वहाँ डिज़ायर्स नहीं थी, वहाँ दुख नहीं था और वहाँ पर डिज़ायर्स नहीं थी, इसीलिए आत्मा के अंदर वो क्रेविंग नहीं थी कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, क्योंकि आत्मा अंदर से भरपूर थी।
संतुष्ट थी, उसको किसी से कुछ नहीं चाहिए था। और हमने ऐसे रिश्ते भी देखे हैं जहाँ पर कोई व्यक्ति कह दे मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आई एक्सेप्ट यू द वे यू आर, आप जैसे हैं मुझे वैसे पसंद है, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, तो वो रिश्ता हमेशा अच्छा ही ब्यूटीफुल ही बनता है, उसमें लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। लेकिन जिस रिश्ते में इच्छाएं आ जाती हैं, नीड आ जाती है, चाहिए चाहिए आ जाता है, वहाँ पे गड़बड़ होना शुरू हो जाती है। तो सतयुग त्रेता में किसी भी आत्मा से कोई इच्छा या डिज़ायर्स नहीं थी, सब अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित थी। यहाँ पर इच्छाएं नहीं थी, इसीलिए सफरिंग भी नहीं थी। लेकिन जैसे ही द्वापर युग में आए तो जैसे ही आत्मा खुद को भूल गई और बॉडी खुद को समझने लगी तो इच्छाएं भी जागृत हो गईं, बॉडी कॉन्शियसनेस आ गई और बहुत सारे विकारों ने प्रवेश कर लिया अंदर में। और उस समय पर ये दुख की लाइन शुरू हो गई। जो स्वास्तिक की आप ये लाइन देख रहे हैं, ये दुख को बता रही है कि ये दुख यहाँ से शुरू हो गया। और धीरे धीरे जब हमने इसमें भी सुधार नहीं किया, द्वापर युग में जब हमने बॉडी कॉन्शियसनेस का यूज़ हम करते रहे तो धीरे धीरे फिर कलयुग शुरू हो गया। और ये जो लाइन है जो थोड़ी फिर भी अभी दुख यहाँ पे शुरू हुआ था, तो ये लाइन और एक्सट्रीम लेवल पे चली गई और कलयुग में अगर हम देखें तो दुख पीक लेवल पे चला गया, बढ़ोतरी की तरफ चला गया। तो ये लाइन दिखा रही है कि दुख जो है वो एक्सट्रीम लेवल पे चला गया। तो कलयुग, जिसको हम आयरन एज बोल रहे हैं, तो यहाँ पर हम आत्माओं ने अपने जो अंदर एक बात को बिठा लिया था कि हम शरीर हैं, जो बॉडी कॉन्शियसनेस के भाव को बिठा लिया था, हम यहाँ पर भी खुद को बॉडी समझते रहे और इसलिए हमारे अंदर कोई भी गुण नहीं बचा। जैसे कहेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को बीमारी लग जाती है और अगर वो धीरे धीरे अपना परहेज़ करता है, बीमारी को ठीक करने की कोशिश करता है, तो उसके हालत में सुधार होता है। लेकिन जब द्वापर से हमें बीमारियां लगने शुरू हुई तो हमने इसके इलाज को नहीं खोजा, या खोजना भी चाहा तो गलत जगह पे खोजा, और इसकी वजह से वो बीमारियां बढ़ती गई, हम परहेज़ भी नहीं कर पाए और इसलिए कलयुग में वो दुख एक्सट्रीम लेवल पे चला गया। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो जैसे हम बात कर रहे थे कि सुबह, दोपहर, शाम और रात के बाद क्या आता है, रात के बाद आने वाला समय है दिन। तो अगर यहाँ पे भी आप देखें, ये चक्र है, ये गोलाकार जो है वो डायग्राम में बताया गया है। जैसे सतयुग है, सतयुग के बाद आया त्रेता युग, त्रेता के बाद आया द्वापर युग, द्वापर के बाद आया कलयुग। अब कलयुग के बाद आने वाला समय कौन सा दिख रहा है, सतयुग। माना सतयुग जो है मॉर्निंग का समय है, त्रेता युग जो है मानो दोपहर का समय है, द्वापर जो है मानो शाम का समय है, और कलयुग जो है वो अंधेरी रात है। तो रात के बाद अभी आने वाला समय कौन सा है, इस बड़े से काल चक्र में जो आने वाला सीज़न है इस सृष्टि के ऊपर, वो परमात्मा ने बताया कि वो सतयुग है, वो गोल्डन एज है। लेकिन हो क्या रहा है, हम आत्माएं ही तो इस यात्रा पर है ना। हम आत्माएं पहले सतयुग में थीं, फिर हम आत्माएं त्रेता में आई, फिर हम आत्माएं जब द्वापर में आ गई तो बीमारियां लग गईं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की बीमारियां। फिर ये बीमारियां कलयुग में भी नहीं छूटी। तो ये बीमारियां शरीर के साथ नहीं चिपकी हुई हैं, ये बीमारियां आत्मा के भीतर हैं। ये देह भान, खुद को शरीर समझना, इतने सारे विकारों का होना, ये आत्मा को बीमारियां लगी हैं। अगर ये बीमारियां शरीर को लगी होती तो शरीर तो कलयुग में, माना शरीर हम यहाँ पे कलयुग में हम आत्माएं शरीर को छोड़ देती और ये बीमारियां शरीर के साथ ही चली जाती और आने वाला सतयुग जो समय है हम उसमें प्रवेश कर जाते। क्योंकि हम तो बिल्कुल प्योर हैं, खाली शरीर को ही बीमारियां लगी हैं तो हम प्रवेश कर सकते थे। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो ये बीमारियां शरीर के साथ नहीं लगी हैं, ये बीमारियां आत्मा के साथ लगी हैं। तो अगर हम कलयुग में शरीर छोड़ भी दें तो क्योंकि ये बीमारियां काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, देह अभिमान, जो सबसे बड़ी बीमारी है बॉडी कॉन्शियसनेस, वो तो आत्मा को लगी हुई है और यात्रा तो है ही आत्मा की। आत्मा ही कॉस्ट्यूम बदल रही है, आत्मा ही शरीर बदल रही है। तो इसीलिए जब आत्मा के अंदर ही ये बीमारियां हैं तो कलयुग के बाद आने वाला समय क्या है, सतयुग। तो अगर कलयुग में शरीर छोड़ देती है आत्मा और अपने अंदर सुधार नहीं करती है और अपनी इन बीमारियों का इलाज नहीं करती है और सीधे सतयुग में आ जाती है, दिन में आ जाती है, तो वो सतयुग को भी क्या बना देगी, कलयुग। यानी यहाँ पर भी अगर वो बीमारी वाली आत्मा
उन अवगुणों वाली आत्मा यहाँ पर आ जाती है, तो सतयुग भी उसी समय पर कलयुग में परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि उसमें बॉडी कॉन्शियसनेस है, उसमें बहुत सारे विकारों की बदबू है, गुस्सा है, क्रोध है, लालच है, ईर्ष्या है, द्वेष है, डिज़ायर्स हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसीलिए सतयुग भी कलयुग बन जाता उसी समय पर। इसीलिए कलयुग से कोई भी आत्मा डायरेक्टली सतयुग में शिफ्ट नहीं होती है, लेकिन बीच में एक और समय आता है जिसको हम कहते हैं संगम युग। अगर हमें याद हो तो सीढ़ी वाले चित्र में हमने एक बात की थी कि परमात्मा खुद आके इस डिसऑर्डरनेस को रिस्टोर करते हैं। परमात्मा खुद आके इस सृष्टि के अंदर जो नैतिक मूल्यों के अंदर कमी आ गई है, इंसानियत के अंदर जो आत्माओं में बीमारियां ये लग गई हैं, परमात्मा स्वयं आकर के उन बीमारियों से उस आत्मा को मुक्त करते हैं। परमात्मा स्वयं आके आत्माओं को पावन बनने का रास्ता बताते हैं। तो वो कौन सा समय है, वो सबसे उपयुक्त समय कौन सा है? संगम युग। संगम युग, क्योंकि आने वाला समय क्या है? सतयुग। तो परमात्मा की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट कहाँ पे है? संगम युग पे। अब कलयुग के अंत का समय जो हमें ये दिख रहा है ना, जो 2 सुइयाँ जैसे 12 बजने को 5 मिनट जैसे होते हैं, ऐसा समय लग रहा है। तो 12 बजने को 5 मिनट जैसे समय है, तो अगर 12 बजने को 5 मिनट माना अंधेरी रात अभी ख़त्म होने वाली है, जो कि कलयुगी रात है, और सतयुगी रूपी दिन जो है वो शुरू होने वाला है। जैसे ही 12 पे सुई आई, सतयुगी रूपी दिन शुरू होने वाला है। तो अब ये कलयुग के अंत का समय और सतयुग के बिल्कुल स्टार्टिंग का समय, जहाँ पे हम ये 2 सुइयाँ देख रहे हैं, मानो ऐसा लग रहा है 12 बजने को भी 5 मिनट हैं। इस युग को कहा गया कॉन्फ्लुएंस एज, डायमंड एज या संगम युग या सर्वोत्तम युग। ये वो युग है जो मनुष्य आत्मा को हीरे तुल्य बनाता है। ये वो युग है जिसमें स्वयं परमात्मा आके मनुष्य आत्माओं को ये ज्ञान देते हैं कि तुम कौन हो, जिसमें डायरेक्ट परमात्मा आकर के ज्ञान, अभी किसी धर्म संस्थापक के थ्रू नहीं, अभी किसी पुण्य आत्मा महान आत्मा के थ्रू ये ज्ञान नहीं मिलता है। अब डायरेक्ट परमात्मा द्वारा ये ज्ञान मिलता है, क्योंकि परमात्मा ही इस डिसऑर्डरनेस को, इन नैतिक मूल्यों की कमी को, इस देहभान को, इस पतितपने को रीस्टोर कर सकते हैं। वही इसको ठीक कर सकते हैं। आत्मा की बीमारियों से आत्मा को वही छुड़ा सकते हैं। इसीलिए इस संगम युग को कल्याणकारी युग कहा जाता है, जिसमें परमात्मा स्वयं आकर के अपना परिचय देते हैं और आत्माओं को उनका परिचय देते हैं। तुम कौन हो, तुम कैसी हो, तुम किसकी हो, तुम्हारी ओरिजिनल क्वालिटीज़ क्या हैं, तुमने कैसे कैसे रोल्स प्ले किए हैं। सतयुग त्रेता में तुमने देवी देवताओं वाले रोल्स प्ले किए हैं। तुम्हारी महानता क्या है, तुम कितनी ऊंच आत्माएं हो, तुम परमात्मा की संतान हो। वो आत्माओं को पतित से पावन बनने का रास्ता संगम युग पर दिखाते हैं, वो ये ज्ञान देते हैं। अब क्या होगा कि जब वो ये ज्ञान देंगे, क्योंकि इस ज्ञान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत अभी है, जब वो ये ज्ञान देंगे और आत्माएं इस ज्ञान को अपने अंदर धारण करेंगी। धारण करने का मतलब है, अभी तक आत्माओं के स्वभाव में, संस्कार में क्या बात बैठी हुई है कि मैं तो शरीर हूँ। क्योंकि ये बात बैठी हुई है कि मैं तो शरीर हूँ, इसीलिए उनके हर कर्म के अंदर, हर सोच के अंदर पांचों विकार और छोटा मोटा उनका अंश और वंश रहा हुआ है। इसीलिए वो सुख शांति की अनुभूति नहीं कर पा रही। ये बीमारियां आत्मा के भीतर लगी हुई हैं। इसीलिए परमात्मा इस समय पर आके आत्माओं को वो नॉलेज देते हैं, और जो आत्माएं उस ज्ञान को ग्रहण करती हैं, उस ज्ञान को सुनती हैं, तो खाली सुनने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमें तो अपना संस्कार परिवर्तन करना है। हमें तो आत्मा के भीतर से वो बीमारियां निकालनी हैं। तो खाली ये नहीं कि मैंने परमात्मा के ज्ञान को सुन लिया तो उससे मेरा परिवर्तन हो गया। नहीं, जो उसने मुझे ज्ञान दिया मैंने उसको सुना, जो उसने मुझे विधि बताई मैंने उसको सुना, और मैंने उसको प्रैक्टिकली किया। मैंने वो सारी चीज़ों को, सारी डायरेक्शंस को, परमात्मा की सारी श्रीमत को जब मैं एक एक कर्म में लेके आ जाती हूँ, तो उस कर्म में लाने के बाद वो मेरा संस्कार बन जाता है, वो मेरी हैबिट बन जाती है। तो आत्मा का नेचर धीरे धीरे सुधरता जाता है।
ऐसा नहीं होगा कि हम ये सोचें कि अभी बैठे बैठे हम सिर्फ सोच ही रहे हैं और वो ज्ञान परमात्मा का मन और बुद्धि में चल रहा है, लेकिन हमने कर्म में नहीं लेके आए, तो हमारे अंदर परिवर्तन तो नहीं होगा, पर्सनैलिटी तो चेंज नहीं होगी। इसीलिए पर्सनैलिटी को चेंज करने के लिए, आत्मा की वृत्तियों को चेंज करने के लिए, एटीट्यूड को चेंज करने के लिए बहुत बहुत डीप लेयर तक हमें जाना पड़ेगा। हमें अपने कर्म के अंदर वो सारे दिव्य गुणों को लाना पड़ेगा। तो संगम युग पर आत्माएं अपने आप को सतयुग में जाने के लिए तैयार करेंगी। संगम युग पर जो आत्मा परमात्मा के ज्ञान को अपने अंदर धारण करेगी, उसके गुणों को धारण करेगी, क्वालिटीज़ को धारण करेगी, और जो आत्मा सचमुच में अपने कर्म में परिवर्तन ले आएगी और जो खुद को बिल्कुल पूरी तरह से प्योरीफाई कर लेगी, पावन बना लेगी, वही आत्मा जो है वो सतयुग में जा पाएगी। क्योंकि सतयुग का एनर्जी लेवल इज़ वेरी हाई। सतयुग बहुत ही सतो प्रधान दुनिया है। उस युग के अंदर जो आत्माओं का एनर्जी लेवल है वो बहुत ऊंच है। वहाँ आत्मिक स्थिति बहुत, जिसे कहेंगे, पीक पर है। तो जो आत्मा जिस स्थिति में संगम युग पे शरीर छोड़ेगी, उसी स्थिति के अनुसार हो सकता है वो सतयुग में, अगर उसने बहुत अच्छी स्थिति में संगम युग पे शरीर छोड़ा है, मानो अगर उसने अपने आप को कम्प्लीटली प्योरीफाई कर लिया है, अगर उस आत्मा ने अपने आप को कम्प्लीटली सोल कॉन्शियसनेस स्थिति में स्थित कर लिया है और अब वो आत्मा शरीर छोड़ रही है, तो उसकी एंट्री उसी हिसाब से सबसे सतो प्रधान दुनिया जो कि सतयुग है उसमें होगी, क्योंकि दोनों का एनर्जी लेवल मैच कर रहा है। लेकिन अगर कोई आत्मा है जिसने अपने में परिवर्तन नहीं किया है और उसने अपने आप को प्योरीफाई नहीं किया है, उसके अंदर प्योरिटी का लेवल उतना नहीं है और उसने अगर शरीर छोड़ दिया है उसके बाद, तो उस आत्मा की एंट्री फिर उसी हिसाब से उसी युग के अंदर होगी जिस युग का एनर्जी लेवल, और उस आत्मा ने जब शरीर छोड़ा तो उस समय जो उसका एनर्जी लेवल था, अगर वो दोनों मैच कर गए तो वो आत्मा उसी युग के अंदर जन्म लेगी। तो ऐसे ये सारा जो काल चक्र है, ड्रामा व्हील जो है, ये काल चक्र ऐसे ही चलता रहता है। अलग अलग इसके ऊपर सीजन्स आते रहते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम आत्माएं अभी कौन से पड़ाव पर आ गई हैं। हम आत्माएं अभी कलयुग के अंत समय संगम युग पर आके खड़ी हुई हैं, जहाँ परमात्मा स्वयं हमें ये नॉलेज दे रहे हैं, जहाँ परमात्मा स्वयं आकर के हमें आत्मा का परिचय, परमात्मा का परिचय, दिव्य गुण क्या हैं, दिव्य शक्तियाँ क्या हैं, सतयुग त्रेता युगी दुनिया में हमने कैसे कैसे पार्ट्स प्ले किए। जब हमें हर एक एस्पेक्ट पर, कर्मों की गुह्य गति के ऊपर, जब हमें परमात्मा संस्कार कैसे बनाने हैं, अपने पुराने संस्कारों को कैसे ख़त्म करना है, मतलब छोटी छोटी डिटेल्स जब परमात्मा हमें आकर के देते हैं, ये वही समय है। तो इसलिए अभी हमें ये सोचना है कि कैसे हम परमात्मा के इस ज्ञान को अपने भीतर धारण करें, ना केवल सिर्फ सुने, क्योंकि सुनने भर से कुछ नहीं होगा, हमें इसको अप्लाई करना पड़ेगा। हमको अभी वो क्वालिफ़िकेशन लेनी है, अभी वो क्वालिटीज़ धारण करनी है, और उसी के बेस पर हमारी जो एंट्री है वो आने वाले सीज़न में, वो आने वाले युग में उसी अनुसार होगी। तो ये था वर्ल्ड ड्रामा व्हील, कैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम युग, ये सब युगों में हम आत्माओं की स्थिति कैसे रहती है, अभी प्रेजेंटली हम किस युग पे खड़े हैं, आने वाला समय कौन सा है, उस समय में जाने के लिए हमने क्या तैयारी करनी है। तो ये सारा हमें सृष्टि चक्र से, वर्ल्ड ड्रामा व्हील से क्लियर होता है। अभी इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बड़ी गहराई से जानने वाली हैं, लेकिन आगे आने वाले कुछ सेशंस में हम वो धीरे धीरे क्लियर करेंगे। और जो परमात्मा के डायरेक्ट महावाक्य हैं, जो परमात्मा ने डायरेक्ट आके हमें ये ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के अंदर भी हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो अभी हमने वर्ल्ड ड्रामा व्हील में या इस सृष्टि चक्र में अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है। तो हम वो सारा गहराई से डिटेल में आगे चलकर डिस्कस करेंगे। ओम शांति।